नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। चुनावी आगाज हो चुका है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा की वोटिंग होनी है और सभी सब पार्टियों के दावेदार जनता के बीच में हैं। हम भी उन दावेदारों के पास पहुंचकर जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिस क्षेत्र से वो तैयारी कर रहे हैं उस क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, और अगर वो विधायक बनते हैं, उनको टिकट मिलती है और विधायक बनते हैं, तो उन समस्याओं को कैसे वो दूर करेंगे, उसका रोड मैप उनके पास क्या है और उनका मुख्य चुनावी जो मैदान होगा उसमें मुख्य मुकाबला किस कैंडिडेट के साथ हो सकता है, किस दल के साथ हो सकता है। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं जेजेपी के जो पृथला क्षेत्र से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। एक बात यूं कहें कि उनके टिकट शायद लगभग क्लियर है। जिस तरह से उनका शीर्ष नेतृत्व ने संकेत दिया पिछले दिनों जब पृथला क्षेत्र में आए, तो उन्होंने संकेत दिया कि अरविंद भारद्वाज की टिकट कन्फर्म समझी जा रही है। तो ये तो तय समझे हैं कि अगले चुनाव में अरविंद भारद्वाज जेजेपी की टिकट पर पृथला क्षेत्र की टिकट में पृथला क्षेत्र में मैदान में होंगे, चुनावी मैदान में होंगे। आज उनसे विशेष बात करेंगे। अरविंद जी, आपका स्वागत है मुद्दे की बात में। आपको शायद लग रहा है कि टिकट आपकी कन्फर्म है, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे जो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं दुष्यंत चौटाला जी, वो खुद इस बात को कह के गए हैं। अभी पिछले हफ्ते आए थे वो संडे को पृथले के दौरे पे। हमने लगभग 1 दर्जन कार्यक्रम आयोजित किए थे, उनमें वो आए थे। वहाँ भी उन्होंने लोगों से कहा है, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कि अरविंद मेहनत कर रहा है, अरविंद की मदद करो, अरविंद को चुनाव लड़वाएगी पार्टी। तो ये तो बहुत लोगों के बीच में उन्होंने बात कही है। तो और मुझसे भी व्यक्तिगत तौर पर भी उन्होंने कहा है कि अपनी तैयारी कर, तुझी को चुनाव लड़ना। टिकट को लेकर कोई चिंता नहीं है आपको? नहीं। तो आप रोजाना जनता के बीच में रहते हो, तो क्या ऐसी समस्याएं, अगर पृथला क्षेत्र की हम बात करें, 5 मुख्य समस्याएं ऐसी हो जिससे पृथला क्षेत्र की जनता त्रस्त है और जिनका निदान होना नितांत आवश्यक है? मैंने अपना एक 5 सूत्री कार्यक्रम बना रखा है जी, मैं उसी को बता देता हूँ। क्योंकि समस्याएं जो हैं उनका समाधान ही आगे किसी की रणनीति होगा, कोई भी जो चुनाव लड़ेगा। तो मैंने जो अपने लिए बना रखे हैं वो 5 जो पॉइंट हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहला, मैं ये चाहता हूँ कि पृथला विधानसभा क्षेत्र के आबादी क्षेत्र से, हमारे गाँव की जो आबादी क्षेत्र है उससे शराब के ठेके बंद हों। गाँव की आबादी क्षेत्र से शराब के ठेके बाहर हों। ये मेरा पहला जो प्राथमिकता होगी वो ये होगी। दूसरा, रोजगार, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ताजुब है, 3 हमारे विधायक रहे, उन्होंने इस ओर प्रयास ही नहीं किया कि क्षेत्र के बेरोजगारों की जो बेरोजगारी है वो कैसे खत्म हो। खास तौर पर पढ़े लिखे जो लोग हैं, ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग करके, BA, BCom करके भी बच्चे, हमारे पढ़े लिखे बच्चे खाली घरों में बैठे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री हमारे यहाँ है। हरियाणा में अगर किसी एक विधानसभा में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है, कृष्ण जी, आपको ताजुब होगा, वो पृथला हल्का है। क्योंकि सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया इसी में, IMTC में है। इसके अलावा पृथला, दूधौला, बगौला, ततारपुर, सीकरी, प्याला, हरफला, जाजरू, हरफली, ये सब जितना एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, वो सब पृथले में है। मतलब हज़ारों कंपनियां होने के बावजूद भी हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। तो दूसरा ये जो मुद्दा है, जो मेरी नज़र में है कि सबसे अहम है, और मैं इस पर ज़रूर काम करूँगा। मेरी ये प्रयास रहेगा, अगर इस जनता ने मुझे मौका दिया इस क्षेत्र ने, तो एक भी पढ़े लिखे नौजवान को बेरोजगार नहीं रहने दूंगा। ये मेरा प्रयास रहेगा। तीसरी जो मेरी प्राथमिकता है वो शिक्षा और स्वास्थ्य होगी। मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले। उसके लिए स्कूलों की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है। किसी ने भी विधायक ने कोई एक अच्छी मूवमेंट, कोई बड़ा मूवमेंट इस पे स्टार्ट नहीं किया कि एक कैंपेन स्टार्ट करते और कोई बहुत बड़ी ग्रांट, कोई बहुत बड़ा प्रयास करते। और अब तो कई स्कीम सरकार की रही, उनका भी फ़ायदा ये नहीं उठा पाए। तो जो बहुत जर्जर हालत में ना अध्यापक हैं, इस वजह से लोग अपने बच्चों को प्राइवेट हॉस्पिटल में पढ़ाते हैं, वरना क्या ज़रूरत है, कौन प्राइवेट में भेजेगा, मजबूरी है, प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। और इसी तरह प्राइवेट अस्पतालों का हाल है कि जो सरकारी अस्पतालों की स्थिति खराब है तो लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाते हैं। अगर हमारे यहाँ PHCs बनी हुई हैं बहुत से गाँवों में, CHC भी हैं कुछ जगह, तो उनकी अगर हालत सुधरे, वहाँ डॉक्टर टाइम पे बैठे, तो आधी से ज़्यादा ऐसी बीमारियाँ हैं जो छोटी छोटी बीमारियाँ हैं, बुखार, खांसी, जुकाम, हैजा या और कोई जैसे फीवर हो गया, कोई वायरल है, इनके तो इलाज वहीं हो जाएंगे डॉक्टर से दवाई। उनके लिए लोगों को बल्लमगढ़ और पलवल धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और लुटना नहीं पड़ेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये एक बहुत बड़ी प्राथमिकता, तीसरे नंबर की चीज़। चौथी है इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं चाहता हूँ पृथला क्षेत्र की, जिसमें सड़कें हैं हमारी, जो चाहे वो नेशनल हाईवे से लिंक्ड जो हमारे हैं, स्टेट हाईवेज़ हैं, इसके PWD के हैं, और या मार्केट कमेटी के रोड हैं, पंचायत की गलियाँ हैं, उन सभी की हालत अच्छी हो। पार्क डेवलप किए जाएं सभी गांवों में ताकि लोग घूम फिर सकें। जोहड़ हैं जो, उनकी व्यवस्था की जा सके। ताजुब की बात है, पिछली ये जो सरकार गई, इसमें 950 करोड़ रुपए दुष्यंत चौटाला जी, जो पंचायत विभाग था उनके पास, उन्होंने दिए थे जोहड़ों के पुनर्निर्माण के लिए। उसके बावजूद भी, और बहुत पैसा भी लगा, हमारे इलाके के बहुत सी जोहड़ों का पुनर्निर्माण हुआ,
वहाँ पैसा खर्च हुआ, परंतु आज भी हालत जस की तस है। आज भी अगर बारिश थोड़ी सी हो जाए तो पूरा गांव में पानी भर जाता, क्योंकि उस और ध्यान नहीं दिया, उस सीरियस नहीं लिया उस काम को। पैसा भी वेस्ट हुआ और उसका फायदा इलाके के लोगों को नहीं हुआ। तो ये प्रमुख मुद्दे मेरे रहेंगे। एक मैं सबसे, जो आपने क्योंकि 5 बातें कही थी, तो 5वां जो मुद्दा है वो पब्लिक ग्रीवेंसेस का है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं एक ऐसा ऑफिस, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा स्टाफ तैयार करूँ कि हमारे क्षेत्र के लोगों को, मान लीजिए कोई पेंशन बनवानी है, बुजुर्ग को पेंशन बनवानी है, उन्हें सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ते हैं, या कोई बिजली के बिल की समस्या है, बिजली नहीं आ रही, ट्रांसफार्मर की समस्या है, कोई और पानी का मुद्दा है, तो इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए कोई आधार कार्ड बनवाना है या वोटर कार्ड बनने हैं, उनके लंबी लंबी लाइनें हैं, धक्के खाने पड़ रहे हैं, उसके लिए एक प्रॉपर एक अपना एक ऐसा ऑफिस हो, हमारा एक नंबर हो टोल फ्री, जहाँ पर लोग मदद मांग सकें, जहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकें, और फिर उस शिकायत का निराकरण करना हमारी जिम्मेदारी होगी। तो ये एक ऐसे मैं 5 पॉइंट मान के चलता हूँ जिससे हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र पूरा हरियाणा में हम बना सकते हैं। एक और सवाल है, शिक्षा की आपने बात की, पृथला इतना बड़ा क्षेत्र है, पृथला विधानसभा क्षेत्र में हायर एजुकेशन के लिए कोई कॉलेज नहीं है, और इतने बड़े क्षेत्र में कम से कम 2 से 3 कॉलेज होने चाहिए। मेरा तो कृष्ण जी ये भी सोचना है इस पे कि हमें ना यूनिवर्सिटी के लिए प्रयास करना चाहिए। अब जो सरकार की पॉलिसीज जिस तरह से चेंज हुई है, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बहुत बनाई हैं, जैसे YMCA भी अब यूनिवर्सिटी बन गई, परंतु YMCA में जिस तरह के टेक्निकल कोर्सेज हैं उससे हमें कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। आज भी हमारे जो कॉलेजेस हैं फरीदाबाद पलवल के, वो MDU से ही एफिलेटेड हैं, वो YMCA के अंडर नहीं है। YMCA तो इस तरह की कोई ना कोई एक बड़ी यूनिवर्सिटी अगर यहाँ मिल जाए, क्योंकि कुछ गाँव में हमारे पास ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ हम तैयार कर सकें, और अगर यूनिवर्सिटी भी ना बन पाए तो कम से कम गवर्नमेंट के कॉलेजेस, और सिर्फ BA BCom तो है ही है, BSc है, इसके अलावा भी अब टेक्निकल कोर्सेज आ गए, उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। सिर्फ BA BCom का क्रेज़ नहीं रहा अब बच्चों में, जैसे BCA है, BBA है, B Pharma, D Pharma है, नर्सिंग है, इनके भी कॉलेजेस तैयार होने चाहिए। और ख़ास तौर पर मेरी ये सोच है कि जैसे बीच सेंटर से जो पड़ता है, जैसे फतेहपुर के आसपास मांदकौल है, बगौला है, देवली वाली जो बेल्ट है, या अलावलपुर वाला है एरिया, यहाँ कहीं, क्योंकि ज़मीनें हैं यहाँ पंचायतों के पास, यहाँ कहीं बन पाए तो मेरा बहुत प्रयास रहेगा इस पर कि कोई एक अच्छा इंस्टीट्यूट, हम कोई एक ऐसी कॉलेज खड़ा कर सकें जिसमें सिर्फ BA BCom ही नहीं, टेक्निकल कोर्सेज भी हों, इंजीनियरिंग भी हो, इस तरह। क्योंकि अब जो समय आ गया ना, वो टेक्नोलॉजी का युग है। सिर्फ BA करके कोई बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक की नौकरी पा सकता है, इससे ज़्यादा कोई BA वाले को नहीं देगा। तो हमें टेक्निकल कोर्सेज की ओर बढ़ाना चाहिए। एक सवाल और, 2009 में पृथला विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया जी, जहाँ से 3 विधायक, अब तीसरा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। पूरा हो गया। एक झुंझुना दिया गया था एम्स अस्पताल का फतेहपुर ब्लॉच के लिए, अब वो लोग इंतजार में रहे कि अब बनेगा, अब बनेगा, आखिरकार वो यहाँ से उठ के कहीं और चला गया। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, एम्स हॉस्पिटल को लेके तो राजनीति तीनों विधायकों ने की। बहुत पहले से घोषणा होती आ रही थी कि मैं ला रहा हूँ, तीनों करते चले गए, परंतु अब तक वो नहीं हुआ। अब तो जो आप कह रहे हैं, चर्चा है कि वो शायद कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि ज़मीन है वहाँ, उसकी बाउंड्री भी करके दे दी थी पंचायत ने, वो ज़मीन रेजोल्यूशन करके दे दिया था, सुविधाएं भी थी वहाँ, क्योंकि सड़कों की कनेक्टिविटी वहाँ ठीक है, फतेहपुर की बड़ा गाँव है, कस्बा है, वो बन सकता था। पता नहीं क्या दिक्कत आई। तो आप विधायक बनते तो 5 साल के अंदर ये आप क्या उसको लाने में कामयाब रहेंगे, ऐसे प्रयास रहेंगे आपके? नहीं, मैं, क्योंकि जमीन भी है, सब कुछ है वहाँ पे। मैं पूरा प्रयास करूंगा इसके लिए, क्योंकि एम्स की जो फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में सब वाकिफ़ हैं। जैसे हमारे यहाँ मैं आपको बताता हूँ, CHCs हैं। अब अगर हम छायसा की CHC की तुलना करें पनहेड़ा की CHC से, तो ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि छायसा वाली एम्स के अंडर है और CHC जो ये पनहेड़ा है वो हरियाणा गवर्नमेंट की है, उनमें सुविधाओं में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो एम्स का तो प्रयास बिल्कुल करूँगा, मेरी पूरा प्रयास रहेगा कि एक ज़रूर यहाँ पर हॉस्पिटल ऐसा बने जो एम्स की शाखा हो, एम्स के अंडर हो। उससे कम से कम हमारे इलाके के लोगों को, ख़ास तौर पर गरीब किसान जो लोग हैं, उनको इलाज, फ्री का इलाज मिल सके, सस्ता इलाज मिल सके, उन्हें सुविधाएं मिल सकें। तो ये मेरा प्रयास ज़रूर रहेगा। और इसमें जो समय लगेगा उस तक मेरा ये भी एक प्रयास है कि मैं एक सिविल हॉस्पिटल की मांग ज़रूर करूँगा सरकार से कि एक सिविल हॉस्पिटल हरियाणा सरकार भी पृथला क्षेत्र के किसी बड़े गाँव में लेकर आए, जहाँ ज़मीन हमारे पास अवेलेबल हो। जैसे बल्लमगढ़ है, या बल्लमगढ़ तो छोटा ही है, हमारा मेन तो हमारा बादशाह खानी है, या फिर पलवल जाते हैं लोग। तो ऐसा एक पृथला क्षेत्र में बने, क्योंकि हर आदमी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आज लाखों का बिल आता है। एक छोटी सी बीमारी आए, चाहे कोई प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, तो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। लोगों की ज़मीन बिकती देखी है भाई साहब मैंने।
तो मैं चाहता हूँ एक सिविल हॉस्पिटल तो कम से कम बने, और बाकी लड़ाई हम जरूर एम्स की भी करेंगे, अगर उसमें भी सफल हो जाए तो वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट रहेगा। अच्छा अरविंद जी, आखिरी सवाल जी कि तय समझो कि चुनाव में आप होंगे, आपका मुख्य मुकाबला किससे होगा? कृष्णा जी, मैं जिस तरह की सोच रखता हूँ, जिस तरह की मेरी राजनीति है, और मैं ये मानता हूँ कि मेरा किसी व्यक्ति से मुकाबला नहीं है, किसी पार्टी से मुकाबला नहीं है। अच्छा, मैं ये मानता हूँ हमारा मुकाबला उन ताकतों से है, उस सोच से है जिन लोगों ने पृथला क्षेत्र का शोषण किया, जिन लोगों ने पृथला क्षेत्र को एक कमाई का जरिया माना, जिन लोगों ने पृथला क्षेत्र को अपनी चौधर पाने की एक जरिया माना। उन्होंने ये नहीं सोचा कि पृथला क्षेत्र की क्या मांग है, पृथला क्या चाहता है, ये विधानसभा के लोग क्या सोचते हैं, इनकी युवाओं को क्या चाहिए, महिलाओं को क्या चाहिए, पृथला क्षेत्र के लिए तरक्की के लिए क्या काम होना चाहिए। जो इन चीज़ों से दूर रहे, जो लोग, जो राजनीतिक लोग, उनसे अपना मुकाबला मानता हूँ, उन ताकतों से जिन्होंने पृथले को विकास में और 20 साल पीछे कर दिया। आज पृथला क्षेत्र कहीं इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद भी पृथले में ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना और कोई सुविधाएं हैं, कुछ भी नहीं। एक बस अड्डा तक हम लोग नहीं बना पाए, ये लोग जो 3 विधायक रहे, जबकि घोषणा करते हैं, आज तक भी करते हैं कि हमने घोषणा कर दी थी उसकी, पर आज तक कहाँ है जमीन पे। तो ये इन लोगों के खिलाफ लड़ाई है, जो इस तरह की सोच है, जो सिर्फ और सिर्फ धन कमाना और ताकत पाना चाहते हैं, राजनीति में काम करना नहीं चाहते, जो उन लोगों के खिलाफ। धन्यवाद अरविंद जी। आप सुन रहे थे अरविंद भारद्वाज, हमने बात की, विस्तार से अपनी बात उनसे रखी और उनने विस्तार के साथ और एक उम्दा तरीके से बात रखी, बताया कि समस्याएं भी गिनवाई और यह भी बताया विधायक बने तो किस तरह से इन समस्याओं का समूल नाश वो करेंगे, किस तरह से वो पृथला क्षेत्र की जनता को इन समस्याओं से निजात दिलाएंगे। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ, किसी और राजनीतिक हस्ती के साथ आपके साथ फिर प्रस्तुत होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।